उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जी अब्बा जी। ऊंचे स्टूल पर बैठे इस आदमी ने, जिसने बताया था कि ख्वाजा नानबाई उसके वालिद हैं, जवाब दिया, बेटा, उन्हें सिरी का शोरबा किसी ढक्कन वाले बर्तन में डाल दो। डॉक्टरों का ख्याल है कि इसको फालिज हुआ है, जो दिमाग की बीमारी है, और एक्सरे में उन्हें बीमारी नजर नहीं आ रही। ये भी बकरे की सिरी का शोरबा है। इसके 2 प्याले तुम्हारे आदमी की कमजोरी को ठीक कर देंगे और उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। जाओ। ख्वाजा अमीर नानबाई ने कहा, और एक बार फिर हुक्के की नाल को मुंह से लगाकर उसने हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। उसका मुआवजा कितना है? इमरान ने कहा, शाह साहिब के सदक़े मुफ्त में, वरना शायद तुम्हारे आदमी के सारे अकाउंट खाली हो जाते, तब भी ये नहीं मिलना था। जाओ। ख्वाजा साहिब ने कहा, तो आपका मतलब है कि सुपर फयाज पर काला जादू है? इमरान ने कहा, मैंने कब कहा है? खामखा अपने अल्फाज दूसरों के मुंह में न ठोंसा करो। ख्वाजा अमीर नानबाई ने कदरे गुसीले लहजे में कहा, चलिए साहिब, चलते हैं। सुलेमान ने इमरान का बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, और फिर वो दोनों इस दुकान से बाहर आ गए। अजीब लोग हैं। शाह साहिब भी न जाने क्या सोचकर ऐसे लोगों के पास भेज देते हैं। इमरान ने कदरे गुसीले लहजे में कहा, साहिब प्लीज, आप मुंह से कोई अल्फाज ना निकालें। चलिए जल्दी करें, हमें यहाँ से सीधे अस्पताल जाना होगा। सुलेमान ने कहा, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़कर वापस फ्लैट पर चला जाऊंगा। अहमकाना काम मुझसे ना होगा। डॉक्टर मेरा सर खाएंगे। इमरान का गुस्सा अभी तक कम ना हुआ था। ठीक है, अब मुझे अस्पताल छोड़ दे, मैं वापसी पर टैक्सी में आ जाऊंगा। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और फिर ऐसा ही हुआ। इमरान ने अस्पताल के बाहर सुलेमान को ड्रॉप किया और खुद वापस फ्लैट पर आ गया। वो खुद को तमाशा ना बनाना चाहता था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। यस अली इमरान, MSCDSC, आक्सुन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहिब। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। आप खैरियत तो है? इमरान ने कहा। इमरान साहिब, अपने सुलेमान के हाथ कौन सी दवा भेजी थी? फयाज साहिब तो इस दवा के पीते ही सेहतयाब हो गए। यूं लगता है जैसे कभी बीमार ना हुए हों। हमने उनके टेस्ट भी कराए हैं, वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए हैं। सुलेमान साहब ने तो सिर्फ इतना बताया है कि आपने कोई दवाई शोरबे में डाल कर भिजवाई है। डॉक्टर सिद्दीकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, अच्छा, सुपर फयाज ठीक हो गया है? वाकई हैरत है। इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या आपको इस दवाई पर यकीन नहीं था? डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, एक आदमी ने यह शोरबा दिया था और कहा था कि उसके 2 चमचे सुपर फयाज के मुंह में डाल दें तो वो सेहतयाब हो जाएगा। मुझे तो इस पर यकीन नहीं था, इसलिए मैं सुलेमान को अस्पताल के गेट पर ड्रॉप करके वापस आ गया। अब आप कह रहे हैं कि सुपर फयाज वाकई सेहतयाब हो गया है? हैरत है। इमरान ने कहा, शोरबे में लाजमी कोई दवा होगी। अब खाली शोरबे से तो फयाज ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, बज़ाहिर तो नहीं हो सकता, लेकिन चली शुक्र है कि सुपर फयाज तो तंदुरुस्त हो गया। अब सुलेमान को वापस भिजवा दे, इमरान ने कहा, और फिर उसने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर अब ऐसे तासुरात थे जैसे इसे डॉक्टर सिद्दीकी की बात पर यकीन ना आ रहा हो। हैरत है, ये मैसी दुनिया है। शोरबे के 2 चमचे पीने से सुपर फयाज ठीक हो गया है, जिसे ग्रीनलैंड के डॉक्टर ठीक न कर सके, और ये कोई खास शोरबा भी ना था। दुकान पर बिक रहा था और लोग खा रहे थे। हैरत है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जी साहब, एक बूढ़ी सी आवाज सुनाई दी। बाबा करमदीन, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, वो छोटे साहब,
बेगम साहिबा से बात कराता हूँ आपकी। बूढ़े नौकर बाबा करमदीन ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे मालूम था कि बाबा करमदीन बेहद समझदार है। उन्हें मालूम था कि इमरान फ़ोन करके किससे बात करना चाहता होगा। वो अम्मा बी को सुपर फयाज के तंदुरुस्त होने की खुशखबरी सुनाकर उनसे दरख्वास्त करना चाहता था कि वो खुद ही सुपर फयाज की बीवी सलमा को ये खुशखबरी सुना दें, वरना इसे रस्मी फ़िक्रे बोलने पड़ेंगे और इसे ऐसे फ़िक्रों से बेहद कोफ्त होती थी। उसने सोचा कि वो बाद में जाकर सुपर फयाज को मुबारकबाद दे देगा। काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में मौजूद थे कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्राइम मिनिस्टर ने सपाट लहजे में कहा। जनाब, पाकिशिया से तुलसी राम की कॉल है। दूसरी तरफ से कहा गया। कराबात, प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा। सर, मैं तुलसी राम बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है? प्राइम मिनिस्टर ने तेज लहजे में कहा। जनाब, रिपोर्ट मुस्बत है। डॉक्टर अहसन शदीद बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों को उनकी बीमारी ही समझ नहीं आ रही। तुलसी राम ने कहा। कौन सी अलामात हैं बीमारी की? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जनाब, इसके पेट में इंतहाई दर्द है। इसकी स्कैनिंग और एक्सरे भी कराया गया लेकिन दर्द की वजह मालूम नहीं हो सकी। दर्द इतना शदीद है कि उसे मुसलसल पेन किलर और सुकून आवर अद्वियात दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त नींद में रहता है। तुलसी राम ने जवाब दिया। उसका मतलब है कि इसका जहन तो ठीक काम कर रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, ज़हनी तौर पर वो ठीक है सर। दूसरी तरफ से तुलसी राम ने जवाब दिया। इसे कब अस्पताल लाया गया है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। 2 रोज पहले इसे अस्पताल लाया गया था जनाब, तुलसी राम ने जवाब देते हुए कहा। तुम खुद वहां हो? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जी सर, मैं वहां मेल नर्स के तौर पर काम कर रहा हूं, तुलसी राम ने जवाब दिया। ठीक है, तुम मुझे वक्तन फवक्तन उसकी रिपोर्ट देते रहो। ये इंतहाई अहम मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और फिर चंद लम्हे वो बैठे सोचते रहे। फिर उन्होंने रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उन्होंने फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काला मंदिर। राब्ता कायम होते ही एक चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। महापुजारी से बात करा। मैं मर्द अव्वल बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। काले मंदिर में उनके खुसूसी हुक्म पर फौरन ही फ़ोन लगाया गया था और प्राइम मिनिस्टर ने महापुजारी को फ़ोन करके कह दिया था कि वो आइंदा मर्द अव्वल के कोड नाम से बात किया करेंगे, इसलिए उन्होंने मर्द अव्वल का कोड बोला था। जी सर, दूसरी तरफ से कहा गया। महादेव अर्ज कर रहा हूं जनाब। चंद लम्हों बाद महापुजारी की नर्म सी आवाज़ सुनाई दी। महादेव, जिसका शिकार खेलने का कहा गया था उसके पेट नहीं तो दर्द उठ रहा है, लेकिन इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है, जबकि मैंने कहा था कि शिकार की ज़हनी और जिस्मानी हालत दोनों को मुस्तकिल ख़राब होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब मुझे आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन करें जनाब, मैं मामले को देख लूँ, महादेव ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। महादेव बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से महादेव से राब्ता करा दिया गया। क्या रिपोर्ट है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जनाब, मैंने मालूम कर लिया है। 72 घंटों बाद इसके जहन पर भी असर हो जाएगा जनाब। अभी तो उसे 48 घंटे गुजरे हैं जनाब, महादेव ने कहा। क्या मतलब? ये अलहदा अलहदा असरात क्यों हो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, हमारा शिकार बड़ा मशहूर साइंसदान है। ऐसे आदमी का जहन आम इंसानों जैसा नहीं होता बल्कि बेहद ताकतवर होता है, इसलिए 72 घंटों का वक्फा हर सूरत में चाहे।
महादेव ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर दूसरे रोज जब वो ऑफिस आ गए तो उन्हें यकीन था कि अब तुलसी राम की कॉल आएगी, इसलिए वो इसकी कॉल का इंतजार करते रहे क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में कॉल तो ना कर सकते थे। और फिर तकरीबन ऑफिस वक्त के इख्तिताम से 1 घंटा पहले तुलसी राम की कॉल आ गई और प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी को कॉल लाने का कह दिया। तुलसी राम बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से तुलसी राम की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जनाब, डॉक्टर एहसन का जहन भी अचानक मफलूज हो गया है। डॉक्टर हैरान हैं कि अचानक ऐसा क्यों हो गया है। वो ये सोच रहे हैं कि शायद किसी इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। तुलसी राम ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर की आंखों में तेज चमक सी उभर आई। क्या अलामात हैं? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। लगता है कि उनकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं और बच्चों जैसी जबान बोल रहे हैं। वो किसी को पहचान तक नहीं रहे, तुलसी राम ने जवाब दिया। गुड न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर ने मसर्रत भरे लहजे में कहा। जनाब, एक और अहम इत्तला भी मिली है। तुलसी राम ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर बेइख्तियार चौंक पड़े। प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कायदा यह है कि सस्पेंस पैदा न किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कदरे सख्त लहजे में कहा, सॉरी सर, मैं ये बताना चाहता था कि डॉक्टर एहसन के नायब डॉक्टर करीम भी अचानक बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं और सब इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि एक ही लेबॉर्ट्री के दोनों बड़े साइंसदान इकट्ठे नहीं बीमार हो सकते। तुलसी राम ने इस बार खुलकर बात करते हुए कहा, क्या नाम लिया है तुमने? डॉक्टर करीम, इस लेबॉर्ट्री के साइंसदान? वेरी बैड। क्या बीमारी है इसे? प्राइम मिनिस्टर ने तमाम कायदे एक तरफ रखते हुए चीख कर कहा, जनाब, डॉक्टरों की राय है कि डॉक्टर करीम को दिमागी फालिज हुआ है। मेरा मतलब है कि फालिज के असरात उनके जहन पर हैं, जिस्म पर नहीं। वो होश में नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्हें क्रीमिया के किसी अस्पताल में मुंतकिल करने का सोचा जा रहा है। तुलसी राम ने जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड न्यूज़। ये सारी कार्रवाई ही गलत हो गई। वेरी बैड, प्राइम मिनिस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ये कैसे हो गया? वो कहीं कोई गेम तो नहीं हो रही? प्राइम मिनिस्टर ने एक ख्याल के आते ही चौंक कर कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उन्होंने फोन के नीचे लगे हुए एक सफेद रंग के बटन को प्रेस कर दिया। इस तरह फोन डायरेक्ट हो गया तो उन्होंने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ज्ञानी हरिचंद बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ज्ञानी जी, मैं महामंत्री बोल रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, धन्यवाद महामंत्री की है। हुक्म सरकार। ज्ञानी हरिचंद का लहजा यकलख्त इंतहाई मुअद्दबाना हो गया था। मैं अपनी रहाइशगाह पर जा रहा हूं, आप वहीं आ जाएं। आपने वहां कुंडली तैयार करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हुक्म की तामील होगी सरकार। दूसरी तरफ से कहा गया तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचते ही उन्हें ज्ञानी बलीचंद की आमद की इत्तला मिल गई तो उन्होंने इसे मखसूस कमरे में बिठाने का कह दिया और फिर थोड़ी देर बाद जब वो इस मखसूस कमरे में दाखिल हुए तो ज्ञानी हरिचंद, जो बूढ़ा आदमी था, उठकर खड़ा हो गया और उसने आधे से ज्यादा झुककर सलाम किया। बैठें ज्ञानी जी, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। प्राइम मिनिस्टर ने दोनों हाथों को मिलाकर प्रणाम करते हुए कहा और फिर खुद भी सामने पड़ी हुई अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। ज्ञानी हरिचंद आपका खादिम है, आप हुक्म फरमाएं सरकार। ज्ञानी हरिचंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ज्ञानी जी, आपके कहने पर मैं खुद काले मंदिर गया था और वहां के महापुजारी से मेरी बातचीत हुई। मैंने इससे कहा कि वो पाकिस्तान के एक मुसलमान साइंसदान डॉक्टर एहसन को काले जादू की मदद से इस हद तक नाकारा कर दें कि वो आइंदा काम करने के काबिल ना रहे। चुनांचे महापुजारी ने मेरी बात मान ली और
पाकिस्तान में अपने किसी बालक को हुक्म देकर उन्होंने ये काम करा दिया और डॉक्टर एहसन अस्पताल पहुंच चुका है और जिस्मानी और जहनी तौर पर वो मफलूज हो चुका है। लेकिन फिर मुझे एक और हैरत अंगेज़ इत्तला मिली कि डॉक्टर एहसन के बाद हमने जिस आदमी को अपने साथ मिलाया था और जिसकी वजह से डॉक्टर एहसन पर काला जादू कराया गया था, वो आदमी जिसका नाम डॉक्टर करीम है, वो भी शदीद बीमार होकर अस्पताल पहुँच गया है। इस तरह हमारा सारा प्लान यकसर नाकाम हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने तेज लहजे में बोलते हुए कहा, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ है सरकार। ज्ञानी हरिचंद ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अब कुंडली बनाकर हमें बताएं कि क्या डॉक्टर करीम कुदरती तौर पर बीमार हुआ है या नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो आपका ख्याल है कि इस पर भी काला जादू किया गया है? ज्ञानी हरिचंद ने चौंक कर कहा, ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आता जो हमारे खिलाफ काम करके इस पर काला जादू करके उसे नाकारा बना दे, लेकिन दोनों का इकट्ठे इस तरह बीमार होना हमारे लिए बाइस तशवीश है। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं अभी मालूम कर लेता हूं सरकार। ज्ञानी हरिचंद ने कहा और फिर उसने जेब से एक कापी निकाली और बाल पॉइंट निकालकर उसने कापी पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। फिर वो किसी तवील हिसाब किताब में मसरूफ हो गया। कापी के 3-4 सफ़हात भरकर इसने बेइख्तियार तवील सांस लिया और फिर कापी को बंद करके अपने सामने मेज़ पर रख दिया। इसके चेहरे पर शदीद तशवीश के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ ज्ञानी जी? प्राइम मिनिस्टर ने होंठ चबाते हुए कहा, सरकार, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इसलिए अगर बात बाहर निकल गई तो मुझे चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। ज्ञानी हरिचंद ने दोनों हाथ जोड़ते हुए बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, आप कतई बेफिक्र रहें, ना बात बाहर जाएगी और ना ही आपको कुछ होगा, बल्कि हुकूमत आपको इतना इनाम व इकराम देगी कि आपकी आइंदा 7 नस्लें भी इत्मीनान से रह सकेंगी, लेकिन जो कहना हो बुत। प्राइम मिनिस्टर सर ने सर्द लहजे में कहा, नाब, मैं तफसील बता देता हूं जो मेरे हिसाब से सामने आई है। पाकिस्तानी डॉक्टर करीम को बाकायदा एक साजिश के तहत काला जादू करके प्यार किया गया है ताकि हुकूमत का मंसूबा नाकाम हो जाए। ज्ञानी हरिचंद ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात अबेरे। ये साजिश किसने की है? सही से बताओ हरिचंद। प्राइम मिनिस्टर ने गुस्सीले लहजे में कहा, आपकी मुखालिफ सियासी पार्टी का एक आदमी इस साजिश का सरगना है और उसका नाम हिसाब किताब में देवराज आता है। ज्ञानी हरिचंद ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने बेइख्तियार इस बात में सर हिला दिया। देवराज को आपके इस मंसूबे की खबर हो गई? अंदर के किसी आदमी ने उसे बताया होगा। वो स्वराज मंदिर में पंडित करेशन से मिला और पंडित करेशन ने इससे भारी रकम लेकर पहले चौरास महल के पंडित अमरदेव से इजाज़त ली और फिर इसने पाकिस्तान में अपने एक बालक आमिल करेशन से राब्ता किया और इस आमिल करेशन ने डॉक्टर करीम पर बड़ा सख्त काला जादू कर दिया। ज्ञानी हरिचंद ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो डॉक्टर एहसन पर काले जादू की काट नहीं कर सकते थे जो उन्होंने डॉक्टर करीम पर किया? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सरकार, काले जादू का मरकज़ काफिरिस्तान में चौरास महल है जो बज़ाहिर वीरान है और वहाँ ताकतों का राज है, लेकिन वहाँ का महापुजारी पंडित अमरदेव है जो अपने पुजारियों के हमरा वहीं खुफिया तौर पर रहता है। काले जादू के 2 तबके हैं। एक को कहा तो काला जादू जाता है, लेकिन वो आम सतह का होता है और जिसकी आसानी से काट कर ली जाती है। ये काला जादू छोटे छोटे आमिल करते हैं और उसकी काट भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरा काला जादू आला सतह का जादू होता है जिसे चौरास काला जादू कहा जाता है। इसकी काट आम आमिल या पंडित नहीं कर सकता। इसकी काट की इजाज़त पंडित अमरदेव से लेना पड़ती है और कोई महापुजारी या महामाल इसकी काट कर सकता है या फिर मुसलमानों का वो आदमी जिसके अंदर तेज़ रोशनी मौजूद हो। यानी हरिचंद ने तफसील बताते हुए कहा, तो इन दोनों पर कौन सा अमल किया गया है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। दोनों पर चौरास काला जादू किया गया है क्योंकि दोनों आमिलों के पीछे पंडित और महापुजारी थे और फिर डॉक्टर करीम पर काला जादू तो पंडित अमरदेव की इजाज़त से किया गया, इसलिए दोनों की काट नामुमकिन है। ये इस वक्त तक इसी हालत में रहेंगे जब तक उनकी कुदरती मौत का वक्त नहीं आ जाता। ज्ञानी हरिचंद ने जवाब देते हुए कहा, उसका मतलब है कि हम इस प्लान पर अब अमल नहीं कर सकते, उसे ख़त्म समझा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सरकार,
मेरा जवाब हाँ में है। अलबत्ता अगर आप पंडित अमरदेव की आशीर्वाद हासिल कर सकें तो वो इसकी काट कर सकते हैं, वरना जो तीर चल गया सो चल गया। ज्ञानी हरिचंद ने कहा। लेकिन पंडित कृष्ण ने पहले ही पंडित अमरदेव से इजाजत ले ली है, फिर वो खुफिया रहता है। अगर हम इसके पीछे दौड़े तो ये बात खिल जाएगी। ठीक है, हम कुछ और सोचते हैं। अब आप जा सकते हैं, आपका इनाम आपके पास पहुंच जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने उठते हुए कहा तो ज्ञानी हरिचंद भी उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर उसने प्राइम मिनिस्टर को प्रणाम किया। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकलकर अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ते चले गए। अपने मखसूस कमरे में पहुंचकर उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। भगवान दास बोल रहा हूं। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मेरे पास आ जाओ, तुमसे अहम बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। भगवान दास प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी मुशीर था और यह साजिश भी भगवान दास से मिलकर उन्होंने तैयार की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान दास का जहन ऐसे मामलात में बहुत चलता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा गया और अब सिर्फ उनकी ख्याली शख्सियत है। असल में वहां काले जादू के गिरोह का कब्जा है, बाकी सब बातें हैं। भगवान दास ने कहा, तो क्या चौरास महल अब काले जादू का मरकज नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, है, लेकिन पंडित अमरदेव का वजूद नहीं है। भगवान दास ने कहा, तो फिर पंडित कृष्ण ने कैसे इससे इजाजत ले ली? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, पंडित कृष्ण खुद काले जादू का बड़ा आमिल है। इसका राब्ता यकीनन चौरास महल के काले जादू के बैरों से होगा और उससे ही इसने इजाजत ली होगी, लेकिन नाम पंडित अमरदेव का ही चलता है। भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वाकई इस मंसूबे को खत्म समझा जाए? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं गुमरस के पंडित अमरनाथे से बात करूं। वो अगर चाहें तो हमारा काम हो सकता है। भगवान दास ने कहा, कैसे करोगे राब्ता? क्या खुद वहां जाओगे? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। नहीं, फोन पर बात हो जाएगी। भगवान दास ने कहा, तो फिर फोन लो और करो बात मेरे सामने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो भगवान दास ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। प्रणाम, भागो बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। भगवान दास बोल रहा हूं, महामंत्री हाउस से। भगवान दास ने रोबदार लहजे में कहा, हुक्म दीजिए महाराज। दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, पंडित अमरनाथ जी से बात कराओ। भगवान दास ने कहा, बेहतर सरकार। दूसरी तरफ से कहा गया, प्रणाम, मैं अमरनाथ बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक बलगम ज़दा कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी। आवाज से ही लग रहा था कि अमरनाथ बेहद बूढ़ा आदमी है। प्रणाम पंडित जी, भगवान दास बोल रहा हूं महामंत्री के डेरे से। महामंत्री भी मौजूद हैं? भगवान दास ने कहा, प्रणाम बालक, क्या सेवा कर सकता हूं? दूसरी तरफ से इसी तरह कांपती हुई आवाज में कहा गया तो भगवान दास ने पूरी बात तफसील से बयान कर दी। तो अब तुम और महामंत्री क्या चाहते हैं? पंडित अमरनाथ ने पूछा। हम चाहते हैं कि पाकिशिया के डॉक्टर करीम पर किया जाने वाला काला जादू खत्म कर दिया जाए। इस तरह हमारा काम हो जाएगा। भगवान दास ने कहा, तुम 2 घड़ी बाद हमसे बात करना, हम इस दौरान सब कुछ मालूम कर लेंगे। पंडित अमरनाथ ने कहा, ठीक है महाराज। भगवान दास ने कहा और रिसीवर रख दिया। पंडित अमरनाथ इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। भगवान दास ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 2 घंटे बाद भगवान दास ने एक बार फिर पंडित अमरनाथ से राब्ता किया। क्या आ गया है पंडित जी? भगवान दास ने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है बालक, तुम्हारा काम हो सकता है।
लेकिन बाद में इसमें बड़ी ओरचुनें पड़ जाएंगी। अमरनाथ ने कहा तो भगवान दास और प्राइम मिनिस्टर दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। कैसी ओरचुनें पंडित जी? भगवान दास ने कदरे हैरत भरे लहजे में पूछा। पंडित कृष्ण ने जिस आमिल के साथ ये काम कर लिया है, इसका नाम गोपी चंद है। गोपी चंद पाकिस्तान में काले जादू का बड़ा आमिल है। फिर उसे चौरास महल से भी इजाज़त मिल गई थी, इसलिए इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। उसने डॉक्टर करीम पर काला जादू किया तो उसकी ताकत ने न सिर्फ डॉक्टर करीम बल्कि इसके साथ वाली कोठी में रहने वाले एक सरकारी मुलाजिम को भी अपनी लपेट में ले लिया और वो भी अस्पताल पहुंच गया। लेकिन इसका दोस्त इमरान, जो कि रोशनी का आदमी है, इसे मालूम हो गया कि ये काला जादू हुआ है। वो एक रोशनी वाले के पास गया और इस रोशनी वाले ने रोशनी इस सरकारी मुलाजिम पर डाल दी और उस पर होने वाला काला जादू खत्म हो गया। पंडित अमरनाथ ने कहा तो भगवान दास और प्राइम मिनिस्टर दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभरे। लेकिन इससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता पंडित जी, हमारा ताल्लुक तो डॉक्टर करीम से है, भगवान दास ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये आदमी इमरान बेहद खतरनाक है और काफिरिस्तान का भी दुश्मन है और रोशनी का आदमी भी है। इसके रोशनी के बड़े बड़े लोगों से भी ताल्लुकात हैं। डॉक्टर करीम के ठीक होने और डॉक्टर एहसन के ठीक न होने पर अगर उसे शक पड़ गया और इसे साजिश का इल्म हो गया तो फिर हो सकता है कि वो डॉक्टर करीम को भी जेल में डाल दे और उसके साथ साथ काले जादू के खात्मे के लिए निकल खड़ा हो। इस तरह अब का मंसूबा खत्म हो जाएगा और साथ ही चौरास महल भी खतरे में पड़ जाएगा। और अगर इस इमरान ने चौरास महल को तबाह कर दिया तो फिर आला सतह का काला जादू इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगा। फिर छोटा और हल्का काला जादू रह जाएगा जिसकी काट आम सा आमिल भी कर सकता है। पंडित अमरनाथ ने तफसील से बात करते हुए कहा, चौरास महल कैसे तबाह हो सकता है? और फिर ये जरूरी तो नहीं कि जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। आप इस डॉक्टर करीम को ठीक करा देंगे। भगवान दास ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब अगर फिर भी तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो मैं कर देता हूं। चौरास महल के महा आदमी से मेरी बात हो गई है, वो भी मेरे बालकों में से है, लेकिन भेंट बड़ी देना पड़ेगी। पंडित अमरनाथ ने कहा, हम तैयार हैं पंडित हैं, लेकिन इसका इल्म हमारे मुखालिफों को नहीं होना चाहिए। भगवान दास ने कहा, इल्म तो उन्हें हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे और चौरास महल के बंदे के अलावा और कोई इस डॉक्टर करीम पर काला जादू ना कर सकेगा। पंडित अमरनाथ ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हमारे लिए ये बहुत काफी है। हम इस डॉक्टर करीम से तमाम राज हासिल कर लेंगे। इसके बाद से जीत काफिरिस्तान की होगी। भगवान दास ने खुश होते हुए कहा, तो फिर भेंट देने के लिए 50 लाख रुपए भिजवा दो, काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं आज ही भिजवा दूंगा पंडित जी। भगवान दास ने फौरन ही कहा और फिर दूसरी तरफ से रसीवर रखे जाने की आवाज सुनकर दास ने भी रसीवर रख दिया। फतह मुबारक हो सरकार। भगवान दास ने प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहा, परमात्मा की कृपा हो गई है भगवान दास, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। जाकर रकम भिजवा दो और पाकिस्तान में मौजूद तुलसी राम से कह दो कि जैसे ही डॉक्टर करीम पर से काला जादू खत्म हो वो हमें फौरन इत्तला दे ताकि हम इससे बराह रास्त राब्ता कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने मसर्रत भरे लहजे में कहा, हुक्म की तामील होगी सरकार। भगवान दास ने उठकर प्रणाम करते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो अपनी आदत के मुताबिक उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहिब, सुना है कि सुपर फयाज किसी पुरस्रार दवा से तंदुरुस्त हो गया है। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें किसने बताया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने फ्लैट पर फोन किया था। अब से तो मुलाकात ना हो सकी, अलबत्ता सुलेमान से बात हो गई। उसने बताया कि सुपर फयाज अचानक शदीद बियर हो गया और अस्पताल में दाखिल है और आप वहां गए। Like, comment, share, press the bell icon.